आप देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्टील क्या दोबारा चल पड़ेगा? कौमी इदारा क्यों तबाह हुआ? तवारकी स्टील ने फौलाद साजी के लिए कोबे स्टील जापान की DRI टेक्नोलॉजी का इंतखाब किया था, जिसके तहत मेड्रिक्स प्रोसेस के ज़रिए जो फौलाद बनाया जाता है उसे स्पॉन्ज स्टील कहते हैं। इसमें ब्लास्ट फर्नेस की तरह खाम लोहे को पिघलाने की ज़रूरत नहीं पेश आती, बल्कि इसमें से कुदरती गैस गुजार कर इसे बराह रास्त फौलाद में तब्दील कर दिया जाता है। अलबत्ता गैस के खाम लोहे के साथ कीमियाई अमल के दौरान दर्जा हरारत को 800 से 900 डिग्री तक रखने के लिए गैस की कुछ मिकदार बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है। मेड्रिक्स प्रोसेस में इस्तेमाल शुदा गैस को भी महफूज कर लिया जाता है, जिसे कुदरती गैस के साथ मिलाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तवारकी स्टील का मौक़िफ़ था कि स्पॉन्ज स्टील बनाने के लिए कुदरती गैस क्योंकि बुनियादी तौर पर बतौर खामाल इस्तेमाल होती है, इसलिए इसके नर्ख भी उन कारखानों के हिसाब से मुकर्रर किए जाएं जिनमें ये खामाल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, मसलन यूरिया खाद के कारखाने वगैरह। इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2004 में तवारकी स्टील के साथ याददाश्त के जिस मुआहदे पर दस्तखत किए थे, उसमें गैस का नर्ख 123 रुपये फ़ी मिलियन थर्मल ब्रिटिश यूनिट मुकर्रर किया गया था। इसके बाद 2006 में भी जब तवारकी स्टील का संगे बुनियाद रखे जाने को 1 साल का अरसा गुजर चुका था, सुई साउदर्न और तवारकी स्टील के दरमियान सेल्स एग्रीमेंट से पहले 10 साल के लिए गैस की फराहमी का जो मुआहदा हुआ, उसमें भी 2004 में तय पाने वाले नर्ख बरकरार रखे गए थे। अलबत्ता 2008 में जब तवारकी स्टील के पैदावार शुरू करने का वक्त आया, तो गैस के इस्तेमाल को ईंधन के खाते में डालकर इसके नर्ख 488 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से 4 गुना कर दिए गए। ये सूरत हाल तवारकी स्टील के लिए किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि इस नर्ख पर गैस के इस्तेमाल से तैयार होने वाले स्पॉन्ज स्टील पर जो लागत आती थी वो भी पूरी नहीं होती थी। गैस के नर्ख में इजाफा करने की ऐसी ही एक कोशिश इससे कबल भी की जा चुकी थी, जिस पर तवारकी स्टील ने पैकअप करके वापस जाने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, जो उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, तवारकी स्टील के सरबराह पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके उन्हें जाने नहीं दिया था। लेकिन इस दफ़ा जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस्तीफ़ा देकर जा चुके थे और तवारकी स्टील का कोई पुरसान हाल न था। हुकूमत की तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान स्टील की तरह तवारकी स्टील भी एक खाई में जा गिरा था और इसका संग बुनियाद जो फरवरी 2005 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने रखा था, इसके रास्ते का पत्थर बन गया था। संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में तवारकी स्टील के चेयरमैन डॉक्टर हिलाल तवारकी भी शरीक हुए थे। ये $350 मिलियन का मंसूबा था, जो उस वक्त के डॉलर के रेट के हिसाब से तकरीबन 28 अरब रुपए बनते थे और आज के रेट के हिसाब से 99 अरब रुपए। पाकिस्तान में इतनी बड़ी रकम की सरमायाकारी और वो भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में, यानी एक ऐसे मंसूबे में जिससे मुनाफा हासिल होने के लिए कई साल दरकार हों, इतनी बड़ी बात थी
کہ امریکی یونیورسٹی میں معاشیات کے سینئر پاکستانی پروفیسر جو ان دنوں پاکستان آئے ہوئے تھے یہ جان کر حیرت زدہ رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ ایک پرائیویٹ پارٹی پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں اتنی بڑی رقم ایسے منصوبے میں لگانے پر کیسے راضی ہو گئی۔ اب انہیں کون بتاتا کہ علاوہ زبردست منافع کی امید کے اس کارخانے کے قیام کی کوششوں میں ایک پاکستانی کیمیکل انجینئر کے جذبہ حب الوطنی کا بھی عمل دخل تھا، جن کا تعلق ڈسکا سیالکوٹ سے ہے اور جو تبارکی کے چیئرمین ڈاکٹر ہلال کے دستے راز شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ کمپنی کی غیر معمولی ترقی میں ایک کلیدی کردار کے حامل رہے ہیں، جس کی بنا پر ان کی رائے ڈاکٹر ہلال تبارکی کی نظر میں ہمیشہ بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر ڈاکٹر ہلال نے پاکستان میں فولاد ساز کارخانے لگانے پر رضامندی ظاہر کر دی تھی، ورنہ با اعتماد ذرائع کے مطابق وہ بھی پاکستان میں اتنی بڑی سرمایہ کاری کے حق میں نہیں تھے، اور پاکستان اسٹیل کو خریدنے کے تو وہ ہرگز بھی حامی نہیں تھے۔ لیکن ادھر ہوا یہ کہ پورٹ قاسم سے خام لوہا تبارکی تک پہنچانے کے لیے اس کے پاکستان اسٹیل سے سمجھوتے کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ اسٹیل مل کو پرائیویٹ سیکٹر میں دینے کی پالیسی کا دوبارہ اعلان ہو گیا اور اس سلسلے میں بولیاں بھی طلب کر لی گئیں۔ اگلی قسط میں جانیے کہ تبارکی اسٹیل پاکستان اسٹیل کی خریداری میں حصہ لینے پر کیوں مجبور ہوا۔